अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की सारी खुशियां आप लोगों को मिले। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल की आज है सेकंड एपिसोड और नॉवल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल और ये लिखा है अरीशा ने। तो देखते हैं जी हमने कहाँ इसको स्टॉप किया था। हम्म, जी हमने स्टॉप यहाँ पे है जी। जी स्टार्ट करते हैं। वो रात 7 बजे घर वापस आया तो फरियाल उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। आज अम्मी ने खुद ही उसे पानी डालकर दिया तो उसकी निगाहें 5 कमरों वाले इस मकान के कोने कोने में फरियाल की तलाशी कर रही थी। अपने कमरे में है, सुबह से कमरे से नहीं निकली है। मैं गई थी इससे बात करने के लिए तो रोने लगी। कहती है भाई कब तक हमारे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियां देंगे। वो कहती है उसे शाकिर से शादी नहीं करनी, वो चाहती है कि हम शानदे के घर रिश्ता लेकर जाएं। अम्मी उसके पास बैठे उसे बताने लगी थी। कौन शानदे? उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। यशब, अम्मी अपनी बेटी को समझा दें मैं किसी शानदे को नहीं जानता और बेहतर है अपनी सहेलियों के नाम मेरे साथ जोड़ना बंद करे। और वैसे भी खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे मिल रही है, ये शानदे शूनजे को कौन पूछता है अब। वो मुस्कुराहट दबाए बोला था, लेकिन उसकी माँ को उसकी मुस्कुराहट भी उदासी लग रही थी। अब आपा की बेटियों पर यकीन नहीं रहा, वो दुख से बोली थी। अम्मी आपके सारे बेटे दुराब जैसे नहीं हैं, फिक्र ना करें। जो इरम भाभी ने किया वो अरशम कभी नहीं कर पाएगी, वो यकीन से बोला था। खून तो उसी का है ना इरम ने हमारे घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया। मैं कैसे यकीन करूं उसकी बहन पर, मेरा तो अब तुम्हारे अलावा कोई सहारा भी नहीं है। बेटा एक दफा फिर से अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। अम्मी आप इस पर नहीं अपने बेटे पर यकीन रखें। अगर अरशम इरम भाभी बनकर आई ना तो इससे यशब अहमद के रूप में दुराब कभी नहीं मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो और उसकी तरफ से कोई नाइंसाफी में होने नहीं दूंगा। मुझे इस पर नहीं खुद पर यकीन है। आप बेफिक्र हो जाएं, बस दुआ करें कि शक्ल से जितनी मासूम दिखती है इतनी ही मासूम हो। वो इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला तो अम्मी ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा था। बेशक वो बेनियाज था, इनके बिखरे हुए घर को मजीद बिखरने नहीं देगा। शानदें बहुत खूबसूरत थी क्या? मेरा मतलब है अरशम से ज्यादा। अम्मी को न जाने क्या सूझी कि वो शानदे के मुतालिक सवाल करने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया था। नहीं, अब्बा की भांजी के पास ये प्लस पॉइंट है, जिसकी खूबसूरती का मुकाबला पूरे खानदान में कोई और लड़की न कर सकी तो आपको लगता है शानदे कर पाएगी? वो सहन में रखी चारपाई पर तकिया खींचकर लेट गया था। तो फिर ऐसा क्या था उसमें कि उसका रिश्ता लेकर जाने को तैयार हो गए तुम? अम्मी ने हैरत से पूछा। अम्मी उसमें हर वो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे मेरे साथ चलना आता था, उसकी हाइट भी मेरे जितनी थी, वो अच्छी लगती मेरे साथ। अरशम की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन मेरे मुकाबिल की थी। वो अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो अम्मी ने एक भरपूर निगाह उसके दिलकश वर्जिश चेहरे पर डाली थी। बड़ी बड़ी सी आंखें, खड़ी मगरूर नाक जो इसे मजीद मगरूर बनाती थी, घनी मूंछों तले अनाबी लब, कान के जरा पीछे की तरफ बहुत बड़ा वाज़े काला सा तिल जिसे इसकी नज़र बंद था, सुर्ख सफ़ेद रंगत और फिर कद भी 6 फुट से निकलता हुआ। वो शलवार कमीज बेहद कम पहनता था, लेकिन जब पहन लेता तो अम्मी को तो बस यही दुख सुकून नहीं लेने देता था कि नज़र लगवा कर आ जाएगा। और फिर उनका डर भी गलत नहीं था, क्योंकि जुम्मे की नमाज पढ़कर अगर घर जल्दी वापस आ जाता तो सर का दर्द उसे सुकून नहीं लेने देता था। और फिर अम्मी न जाने कौन कौन से नींबू मिर्चों के साथ उसकी नज़र उतारने में लग जाया करती थी। और अगर ऐसा इंसान के लिए खानदान की सबसे खूबसूरत बेटी का रिश्ता आया था तो इसमें कोई हैरत वाली बात तो थी नहीं। लेकिन इन्हें अफसोस था कि आशम के पास खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नहीं था। ना तो इसके मुकाबले में पढ़ी लिखी थी, ना इसकी तरह कॉन्फिडेंट थी, ना उम्र में इसके बराबर थी, और कद भी मुनासिब था, लेकिन इसके सामने बहुत छोटी लगती थी। और फिर वो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। वो अपनी बहनों के लिए क्या कुछ न कर रहा था।
اور اس دفعہ اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دی تھی۔ آپ بیٹھے میں ذرا فریال کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا فریال کے کمرے میں جانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ یشب کا اپنا کمرہ اوپر کی طرف تھا جبکہ باقی 5 کمرے نیچے تھے۔ ابا نے اپنی حیات میں اپنی پسند کے مطابق گھر بنوایا تھا۔ سامنے کی طرف 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کچن تھوڑے فاصلے پر الگ سے تھا۔ ان میں سے سامنے بڑا کمرہ ابا اور امی کا ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ آگے دوراب کا کمرہ، اس کے ساتھ زراب کا کمرہ اور اس کے سائیڈ پر بہنوں کا کمرہ، اس کے آگے گیسٹ روم تھا اور گیسٹ روم کے ساتھ ہی آگے کونے میں ٹی وی لاؤنج، بڑا سا لمبا سا برآمدہ تھا اور اس کے آگے صحن تھا اور صحن سے آگے ایک سائیڈ پر کچن کے ساتھ ایک بڑا سا سٹور روم تھا جہاں کافی کباڑ تھا، جبکہ اوپر ایک ہی کمرہ تھا جو ابا کے ٹائم سے ہی یشب کے قبضے میں تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا تو ابا نے اس کا کمرہ الگ سے بنوایا تھا تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کرے، لیکن ابا بیچارے کہاں جانتے تھے کہ اسی کی پڑھائیاں تو ذمہ داریوں کے نیچے ہی کہیں دفن ہو جائیں گی۔ امی اپنی ہی سوچوں میں گم کب سے گھر کے ایک ایک کونے میں نظر گھما رہی تھی۔ کاش وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر پاتی، اور کچھ نہ صحیح تو اس کا خواب تو پورا ہو جاتا۔ CSS کرنے کے بعد بھی وہ مزید اپنی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ارادہ پولیس فیلڈ جوائن کرنے کا تھا، لیکن اس میں بھی لاکھوں کا خرچہ تھا، اور اس وقت یشب کی نوکری کی وجہ سے ان کے حالات لاکھ اچھے سے ہی، لیکن وہ چھٹی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کمپنی اس کی ذہانت سے خوب فائدے اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے باس کے سامنے کیا تو اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی کہ کہیں وہ نوکری چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کرنے نہ نکل پڑے۔ یہ دنیا مطلبی لوگوں سے بھری پڑی تھی، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا تھا۔ خیر وہ دنیا والوں سے کیا شکوہ کرتی جب ان کی اپنی ہی اولاد انہیں دھوکہ دے گئی تھی۔ اور فریال میڈم بھوک لگی ہے مجھے، ایک آپ کا میری شادی کا سو ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھانے کا پوچھ لو مجھے، میری بیوی کے اس گھر میں آتے ابھی ٹائم ہے، فی الحال تمہیں ہی میری بھوک کا انتظام کرنا ہے، باہر نکلو۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے بہنوں کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ فریال نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر ناراضگی سے چہرہ پھیر کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ اندر آتا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے منہ بنا کر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بھوک لگی ہے مجھے، اس نے پھر سے دہرایا تھا جب وہ غصے سے اٹھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح کے ری ایکشن پر نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ یشب خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھتا سکون سے کھانا کھانے لگا۔ کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں امی والا ذائقہ آتا جا رہا ہے، دال اچھی بنی ہے۔ وہ دال چاولوں پر ڈالتے ہوئے اسے بات کرنے کے لیے اکسانے لگا تھا۔ امی نے ہی بنائی ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو یشب کی ہنسی نکل گئی۔ یعنی کہ تم نکمی کی نکمی ہو۔ وہ افسوس سے سر ہلا گیا تھا جب وہ اس کے اور پاس ہو کر بیٹھی۔ بھائی اب شاندے سے شادی کر لے، وہ اچھی ہے، ارشم سے تو 1000 گنا اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ارشم کو قورمہ بنانا بھی نہیں آتا، وہ آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ اسے جیسے بہت پتے کی بات بتا رہی تھی۔ قورمہ بنانا نہیں آتا تھا؟ مطلب وہ اس سے شادی کے لائق نہیں تھی، کیونکہ وہ قورمہ بہت شوق سے کھاتا تھا۔ ارے سیکھ جائے گی، میری امی نے تو تم جیسی پھوڑ کو اتنی زبردست کک بنا دیا، وہ کیا چیز ہے؟ تم میری امی کو ایزی نہ لو، وہ مزے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ اب شاندے شادی کرو نا بھائی، مجھے نہیں کرنی۔ شاکر سے شادی پہلے آپ شاندے سے شادی کرو نا بھائی، مجھے نہیں کرنی شاکر سے شادی پہلے۔ پھپھا جان نے کتنے مزے سے دوراب بھائی اور ارم بھابھی کی شادی کی شرط رکھ دی تھی، اب ارشم اور آپ کی شادی کی شرط رکھ دی، مزید 1 سال میں آپ کے بیٹے کی شادی کی شرط رکھ لیں، انہیں شرطوں پر ہی ساری زندگی برباد کر دیں گے۔ وہ بہت سیریس انداز میں بول رہی تھی۔ 1 سال بعد اگر میرا بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تقریباً اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ اس کی شادی کر دی جائے، اس کے لیے تم بے فکر رہو، ایسی شرط کی نوبت نہیں آنے دوں گا میں۔ وہ اس کی باتوں کو مسلسل مذاق میں لے رہا تھا۔ بھائی پلیز سمجھنے کی کوشش کرے، آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ لوگ شرطوں پر رشتے بنا رہے ہیں اور ایسے رشتے نہیں چلتے، اور آپ شاندے سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی پسند ہے۔ یہ ارشم لاکھ خوبصورت ہوگی لیکن صرف 12ویں پاس لڑکی آپ کے قابل جانتے ہیں وہ بات تک نہیں کر پاتی، کھل کر ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے شاکر بھائی کے غصے سے ڈر لگتا ہے، آپ کا غصہ کیسے برداشت کرے گی؟ روز فساد ہوں گے گھر میں۔
ارم بھابھی کے ٹائم پہ کتنے فساد ہوتے تھے، آئے دن ہم پر الزام لگاتی تھی، کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا، بھائی یہ منحوس بہنیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ یاد ہے آپ کو جب تیمور پیدا ہوا تھا، ہم بہنوں کو دیکھنے تک نہیں دیا تھا، وہ تیمور کو کمرے سے نہیں نکلنے دیتی تھی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی ہم۔ ارے ہم تو پھر پھپھیاں تھیں، وہ تو امی تک کو تیمور سے دور کر دیتی تھی، وہ اسے پرانی باتیں یاد کروا رہی تھی۔ بھائی ارشم صرف دکھتی معصوم ہے، اپنی بہن سے 4 قدم آگے ہوگی، اور پھر اگر دوراب بھائی کی طرح آپ بھی بدل گئے تو ہمارا تو آپ کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک رونے لگی، تو اس شادی کے پیچھے کی اصل وجہ جان کر وہ بس ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں رہا۔ بے شک یہ ڈر ایک عام سا ڈر تھا، لیکن کوئی ان ماں بہنوں سے پوچھے کہ جب بیٹے اور بھائی بدلتے ہیں تب ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس طرح کے ڈر جہاں شروع میں بچکانہ کہلاتے ہیں، وہیں بعد میں ایک بہت خطرناک روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال یہ کمرے میں بند رہ کر کام سے جان بعد میں چھڑانا۔ چلو چل کے امی کی ہیلپ کرو، بیچاری صبح ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے۔ وہ کھانا کھا کے فارغ ہوتا اٹھ گیا تھا، جبکہ ارادہ اب سونے کا تھا۔ فریال بنا کچھ بولے اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ امی کو سنبھال لینا، سونے جا رہا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں دیکھ رہی ہوں، تو مسلسل کچھ سوچ رہی ہے۔ امی فریال کو دیکھتے ہوئے بولی تو ایک نظر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا دی تھی۔ امی شانزے بھائی کی پسند ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بھائی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہ کر سکے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پھپھا جان کو بتا دینا چاہیے، وہ سمجھدار انسان ہے، سمجھ جائیں گے۔ وہ ایسے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروائیں گے جو کسی اور کو پسند کرتا ہو؟ ہمیں خود ہی اپنے بھائی کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ امی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ فضول باتیں مت کرو فریال، تیرے بھائی نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ خبردار جو تو انہیں اپنے بچپنے میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو اب چھوٹی بچی نہیں ہے، تیری شادی کی عمر ہے، 18 سال کی منگنی ہے تیری شادی پر ہم کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی سچ کہوں تو مجھے ارشم ارم کی طرح نہیں لگتی، یہ تو بیچاری بولتی تک نہیں ہے، امی نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ارشم سچ میں بہت معصوم سی لگتی تھی، جیسے اسے دنیا جہاں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ بے فضول میں بک بک کرتی تھی، نہ لڑائی جھگڑا اس کی فطرت تھا، چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جب تک کوئی مخاطب نہ کرتا، خود سے باتیں تک نہیں چھیڑتی تھی۔ امی بس کر دیں، آپ کو تو ارم بھابھی بھی معصوم لگتی تھی نا، بعد میں پتہ چل گیا کتنی میسنی ہے یہ بیٹا۔ ارم اور ارشم کا موازنہ مت کرو، ہو سکتا ہے دونوں الگ ہوں، امی نے اسے امید دیتے ہوئے کہا تو وہ تنفر سے سر جھٹک گئی۔ امی دونوں میں ایک ہی ماں کا خون ہے، سر سے پیر تک ایک جیسی ہوں گی دونوں۔ فی الحال چپ ہے نا، جانے اپنے گھر میں کیسی ہوگی، باتوں سے تو معصوم ہی لگتی ہے، نیت نہ جانے کیا ہوگی۔ اور امی دوراب بھائی سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ساتھ نبھائیں گے، لیکن یشب بھائی بدل گئے نا تو سمجھو ہمارا تو مائکہ بند ہو جائے گا۔ وہ انہیں آنے والے کل کا سمجھانا چاہتی تھی، لیکن امی کچھ نہیں بولی، وہ اس معاملے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو آنے والا کل بتائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ پھپھو؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پھپھو کو فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو کیسی ہے فریال؟ اور میرا داماد یشب کیسا ہے؟ اپنی امی کی سنا شکر ہے، تمہیں بھی توفیق ہوئی فون کرنے کی، تم لوگوں کو تو جیسے سب کچھ بھول بھلا ہی گئے ہو۔ پھپھو کے شکوے شکایتیں شروع ہو گئے تھے، لیکن فریال نے اسد مقصد کی طرف آنا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، کل شام کو ہم آنے والی ہیں، آپ کی طرف شادی کے کارڈ بنوانے ہیں اور تاریخ ڈالنی ہے۔ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ صرف گھر کے ہی لوگ میزبان ہیں، لوگ ہوں گے۔ پتہ نہیں اب کیا لکھا ہوا، یہ لائن یہاں پہ ڈسٹرب کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ صرف گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے سوچا میں ارشم کی بات کر سکتی ہوں، پھر اس کا جوڑا بھجوا دوں گی۔ وہ امی نے اس کے دنوں کا جوڑا لانا تھا، پوچھنا تھا کون سے رنگ کا لے کر آؤں، اور ریال جلدی جلدی بات کر رہی تھی۔ ارے کون سے رنگ کا لے آؤ کیا مطلب ہے، سفید رنگ کا ہی لانا ہے نا،
तारीख का सूट तो सफ़ेद रंग का ही होता है। खैर तुम फिर भी अर्शम से पूछ लो, आजकल की कुड़ियों का मुझे नहीं पता। इन्होंने अचानक ही पास बैठी अर्शम को फ़ोन थमाया तो इसकी मासूम सी आवाज़ फरियाल को बड़ी प्यारी लगी थी। अस्सलाम वालेकुम फरियाल आपी, कैसी हैं आप? वो बड़े प्यार से बात कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, हाँ अर्शम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज़रा साइड पर आओ ना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जहाँ कोई मेरी बात ना सुन सके। इसने कहा तो अर्शम ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी वो फरियाल आपी ने जोड़े की फिटिंग का पूछना है, इसने बहुत कम आवाज़ में कहा था ताकि इसका भाई और बाप ना सुन ले। हाँ हाँ तू ऊपर अपने कमरे में चली जा, अम्मी ने फ़ौरन कहा था जबकि वो उठकर ऊपर की तरफ चली गई थी। जी फरियाल आपी आप बताएं कौन सी बात करनी है आपने मुझसे? वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगी। अर्शम के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए उसे अलग से फ़ोन करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि शाकिर इस मामले में बहुत बड़ा इस मामले में बड़ा सख्त था। वो बहनों के हाथ में मोबाइल देने का कायल नहीं था। यहाँ तक कि इसका अपना भाई भी इस मामले में काफ़ी सख्त साबित हुआ था। इसे याद पड़ता था अब्बा इन तीनों बहनों के लिए एक जैसे फ़ोन लेकर आए थे। फरवा और फारिया दोनों को फ़ोन देते हुए यशब ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही फ़ोन फरियाल के हाथ में आया तो इसने छीन लिया था और साफ अल्फाज में कहा था जब तक फरियाल 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो जलता कोयला हाथ में रख देगा लेकिन फ़ोन नहीं रखेगा। और उसके बाद उसका फ़ोन तकरीबन 2 साल तक अम्मी के बक्से में पिन पैक बन रहा था। अर्शम को तो फ़ोन अब शायद इसके भाई ने ही लेकर देना था अगर शादी हो गई तो। अर्शम मैं बहुत सीरियस बात करने जा रही हूँ, तुमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखो मेरा भाई तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो अपने ऑफिस में शांति नाम की लड़की को पसंद करता है। हम इसका रिश्ता भी लेकर जा रहे थे जिस दिन तुम लोग आए थे। मैं जानती हूँ ये बात तुमसे करना बहुत अजीब है, लेकिन मेरा भाई मेरी वजह से बहुत मजबूर हो चुका है। वो खुद इस शादी से इनकार नहीं कर सकता वरना मेरा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन तुम तो अपने बाबा की इतनी लाडली हो ना, तुम अपने बाबा से कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। इन्हें समझाओ कि तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है और वैसे भी यहाँ आकर तुम्हारे सर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ पड़ जाएंगी। ये शादी निभाना तुम्हारे लिए आसान भी नहीं होगा। कहाँ तुम इतनी मासूम सी और कहाँ मेरा भाई इतने गुस्से वाला। देखो अर्शम तुम्हारा और मेरे भाई का कोई जोड़ नहीं है, तुम बहुत सीधी-सादी हो। मेरा भाई कितना पढ़ा-लिखा, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है। इसकी अपनी कुछ सब पसंद है। मुझे हरगिज़ अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से मेरे भाई को एक ऐसा रिश्ता निभाना पड़े जिसमें वो खुश हो ही ना। देखो तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, अभी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। क्यों फ़ज़ूल में इन सब चक्करों में पड़ना चाहती हो? तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम इनसे कहो कि तुम अभी पढ़ना चाहती हो, फ़िलहाल तुम शादी नहीं करना चाहती। मेरा भाई किसी और को चाहता है, वो किसी को पसंद करता है। देखो मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करो। वो बहुत प्यार से समझा रही थी जब अचानक इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। फरियाल आपी लगता है अम्मी आ गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो बस इतना कहकर फ़ोन काट चुकी थी। जबकि फरियाल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। इसने तो अभी तक इसे बताया ही नहीं था कि ये बात उसने बाहर नहीं आने देनी, कि ये सब कुछ करने के लिए उसे फरियाल ने कहा है। कहीं इसने फरियाल का नाम ले लिया तो इसके भाई और माँ के लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। वो नहीं जानती थी इसने सही किया था या गलत किया था। कल इसके दिन डालने जाना था। यशब तो आज भी अपने काम पर ही था। सारी ज़िम्मेदारी उसने माँ और बहनों के कंधों पर डाल दी थी। अर्शम जोड़ा तो वो 2 दिन पहले ही लेकर आ गए थे। उसने तो बस बहाने से उसे फ़ोन किया था ताकि उससे शांति के बारे में बात कर सके। अब पता नहीं इस लड़की ने क्या करना था। शाम का वक़्त था जब ऋषभ की माँ-बहनें चंद रिश्तेदारों के साथ तारीख लेने गए थे। ऋषभ साथ नहीं था क्योंकि इनके ख़ानदान में रिवाज नहीं था तारीख या मंगनी पर फ़िक्स करते हुए दूल्हे को साथ लाना। तारीख इसी हफ़्ते की तय पानी थी, लेकिन फरियाल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं अब वो वहाँ जाकर क्या होना था। ख़ानदान के काफ़ी सारे लोग भी साथ हो गए थे। ऐसे में वो किसी तरह की बदमज़गी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। इनको काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया था। सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा था। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हो रहा था। इन लोगों ने जो जोड़ा भिजवाया था, अर्शम इसी जोड़े में थी। इसकी 2-4 सहेलियाँ भी आई हुई थी, जिन्होंने इसे काफ़ी खूबसूरती से तैयार किया था। इसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो वैसे भी इतनी हसीन थी कि सिर्फ मुँह धो लेती तो चेहरा चमक उठता था। दुराब और इरम पहले से ही वहाँ मौजूद थे, यानी कि दुराब ने अपने भाई की तरफ से शादी में शिरकत नहीं करनी थी।
बल्कि वो बहनाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा था। ख़ैर अम्मी को कोई एतराज़ ना था, जबकि दरियाब को अम्मी ने 2 दिन पहले ही फ़ोन करके बता दिया था, लेकिन उसने कहा कि वो शादी पर ही शिरकत करेगा। अम्मी ने इस पर भी कोई एतराज़ ना उठाया, जबकि इनकी दोनों बहनें तो सुबह से ही घर पर आ चुकी थीं और अच्छा खासा हंगामा लगाया हुआ था। अम्मी ने बात फैलने के डर से अपनी बेटियों को भी खुलकर कुछ नहीं कहा था, बस कह दिया था कि आशम घर की बेटी है, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन इरम की बहन के हवाले से कोई भी यशब के साथ आशम को नहीं देखना चाहता था, लेकिन यशब की मर्जी समझकर इसकी बहनें खामोशी से साथ आ गई थी। वो चुपचाप से सोफे पर बैठी हुई थी। जब अम्मी ने इसके हाथ में 5,000 के 3-4 नोट पकड़ाकर उसके ऊपर सुर्ख दुपट्टा डाला था और मंगनी की अंगूठी पहनाई थी। भाई साहब इस जुमेरात को माहियों की रस्म करेंगे, जुमेरात को ही रात को मेहंदी होगी, जुमे का पाक दिन निकाह का होगा और हफ्ते के दिन हम अपनी बेटी रुखसत करके ले जाएंगे, अम्मी इन्हें देखते हुए बता रही थी, जबकि फूफा जान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। हाँ, इन्हें कोई एतराज़ नहीं था, वो इतनी जल्दी अपनी बेटी को अफ़रा-तफ़री में नहीं ब्याहना चाहते थे, लेकिन यशब ने कह दिया था कि शादी इसी हफ्ते होगी, तो इन्होंने बिना किसी तरह की बदमज़गी के इसकी बात मान ली थी। फरियाल उसके पास आकर बैठी तो इसने एक नज़र फरियाल को देखा था। अभी मैंने बाबा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पापा ने मुझे डाँट कर चुप करवा दिया। वो कहते हैं कि तुम बच्ची हो, ऐसे मामलात नहीं समझती और तुमने जितना पढ़ना था इतना पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी की उम्र है। वो बेहद कम आवाज़ में बोली थी, जबकि फरियाल हैरत से सुन रही थी। इस लड़की के कोई अपने जज़्बात नहीं थे कि नहीं थे क्या? जब जानती थी कि इसे जिसके नाम की अंगूठी पहनाई जा रही है, तो किसी और को पसंद करता है, तो थोड़ा-सा तो हंगामा करती। घर की सबसे लाडली बेटी थी, अपने बाप को मना नहीं सकती थी। फरियाल कुछ भी बोले बिना इसके पास से उठने लगी थी, फिर अचानक ख़्याल आया तो दोबारा बैठ गई। इन सब बातों को भूल जाओ, अब तारीख तय हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ़ शादी ही होगी। तुम भी अपने ज़हन से ये उल्टी-सीधी बातें निकाल दो। वो मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखती उसे अपने भाई की दुल्हन के रूप में कबूल कर चुकी थी, जबकि वो भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी। फरियाल पुरसकून हो गई थी कि वो इतनी समझ नहीं रखती थी कि वो अपने होने वाले शौहर की पसंद नहीं है, वरना यकीनन मसला बन सकता था। लेकिन शायद फरियाल ये भूल चुकी थी कि अभी तक वो इन मामलों की समझ नहीं रखती थी, लेकिन आने वाले वक्त में इसे बहुत कुछ समझ में आ जाना था और शानदे का ख्याल इसके दिमाग में डालकर फरियाल एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसका एहसास इसे अब तक नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत अच्छे तरीके से होना था। मुबारक हो, मेरा राजा भाई एक हफ्ते में दूल्हा बनने वाला है। वो जैसे ही घर आया तो फारिया से मुबारकबाद देने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए सबसे मिला था। कार छप के आगे वो आकर सहन में रखी चारपाई पर बैठते हुए पूछने लगा था, जब फरियाल उठकर उसके लिए पानी लेकर आई। हाँ, कार छप के आ गए हैं, बस नाम लिखने बाकी हैं। आप बता दीजिए आपके ऑफ़िस में किस-किस को कार देना है, मैं नाम लिख दूँगी। वो इसे पानी पिलाते हुए कहने लगी थी, नाम बाद में लिखना, पहले यहाँ आओ, मेरी एप्लीकेशन टाइप कर दो। छुट्टियों की छुट्टियाँ मंज़ूर होंगी तो ही कोई हल निकलेगा, वरना शादी कैंसल। वो बोला तो फरवा फारिया दोनों चिल्ला उठी थीं। ये क्या बात हुई? छुट्टियाँ नहीं मिली तो शादी कैंसल? बंदा अपनी ज़िंदगी भी ना गुज़ारे। फारिया गुस्से से बोली, अरे आपी मज़ाक कर रहा हूँ। वो फारिया के बेटे को अपनी गोद में उठाता उससे लाड करने लगा था, जबकि फरवा तो उसका चेहरा देख रही थी, जहाँ पर किसी तरह की कोई खुशी ढूँढने से भी नहीं मिल रही थी। अर्शम इरम से बहुत अलग है, मुझे यकीन है वो हमारे ख़ानदान के लिए अच्छी साबित होगी। वो कुछ सोचते हुए बोली, दुआ तो यही है, बाकी अल्लाह जानता है। अम्मी ने कहा तो फारिया ने अम्मी के पास ही जगह बनाई थी। अम्मी ऐसे ही भी कौन सी मजबूरी है, दुनिया जहाँ की लड़कियाँ मर गई हैं, क्या आपको इस घर के अलावा और कोई घर नज़र नहीं आया? मेरे मियाँ तो कह रहे थे कि इनकी बहन के लिए आपके कान में बात डालूँ, पता है आपको यशब को कितना पसंद करते हैं। अरे छोड़ो आपी, तुम अपने मियाँ की बात कर रही हो, मेरी तो सास मेरे पीछे लगी थी, जब से यशब की शादी की खबर सुनी है, सीधे मुँह बात नहीं कर रही मुझसे। फरवा ने अपना दुःख सुनाया, अल्लाह अल्लाह कितने लोग मेरे पीछे लगे थे, शुक्र है मैंने खुद ही अपने लिए ढूँढ ली, वरना पता नहीं मेरे नसीब में आपके ससुरालियों की कौन-सी चुड़ैल लिख दी जाती। वो मुस्कुराते हुए इन्हें तंग करने लगा था, जबकि फरियाल तेज़-तेज़ एप्लीकेशन टाइप करती हुई उसे दिखा रही थी। यहाँ उसने छुट्टियों की तादाद का पूछा था। मेरे बस यही जुम्मा और हफ्ता की छुट्टी लिखो। अगर शादी के बाद बॉस ने खुद तक खाकर 4-5 छुट्टियाँ दे दी तो खुदा का करम हो जाएगा, वरना आजकल ऑफ़िस में इतना काम है कि मुझे नहीं लगता कि ये 2 छुट्टियाँ भी मंज़ूर होंगी। वो इसके हाथ से लैपटॉप लेकर खुद टाइप करने लगा था,
یہ کیا بات हुई, जुम्मे को निकाह और हफ्ते को रुखसती और इससे पीछे जुमेरात को माइयों मेहंदी भी है, आज दिन डाले हैं, तुम आज भी काम पर गए हुए थे। फारिया से देखते हुए कहने लगी जब उसने कंधे उचका दिए, अभी बताया तो है सही कि ऑफिस में बहुत काम है, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, बहुत बड़ा तपा हुआ रहता है, हर वक्त गुस्सा नाक पर बिठा के रखता है, ये ना हो छुट्टी के चक्कर में मेरी मुस्तकिल छुट्टी करवा दे। बेटा सिर्फ शादी नहीं करनी होती, शादी के बाद के मामलात भी होते हैं। क्या अपनी बीवी को कहीं हनीमून पर ले जाने हनीमून पर लेकर नहीं जाना, खानदान भर में दावतें होंगी, कितनी छुट्टियां चाहिए होंगी, अंदाजा भी है। तो मैं फारिया से देखते हुए समझाने लगी थी, आप भी सिर्फ शादी नहीं करनी और भी चीज़ें देखनी है मुझे, बीवी ऐसे नखरे बर्दाश्त नहीं करेगी, पहले बता रही हूँ, इरम की बहन है, वो हल्के में मत लेना। परवा फौरन बोली तो मुस्कुराया था, होगी इरम की बहन, लेकिन मेरी बीवी मेरी इतनी मजबूरी तो समझेगी ही, और आप लोगों ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही सर पर सवार कर रखा है, इतनी भी कोई तोप चीज़ नहीं होगी, मैं संभाल लूँगा, आप लोग बस अपनी तैयारी मुकम्मल कर लीजिए। अम्मी बारात का जोड़ा इनका मेरी तरफ से, बाकी मियाँ की जेब में हल्की करवाएं। वो इन दोनों को देखता मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि अब वो तीनों अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो चुकी थी। जो भी था, लाडले भाई की शादी थी, इनकी तैयारियां तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। इसकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, इसने तो खुदा का शुक्र अदा किया था, वरना जिस तरह का इसके बॉस का आजकल मूड था, इसे उम्मीद ना थी कि इसकी छुट्टी मंजूर कर ली जाएगी। ये तेरी शादी के कार्ड हैं। इसके पास आकर बैठा तो पहली नज़र इसकी शादी के कार्ड पर गई थी। हाँ, मेरी शादी के कार्ड हैं, बॉस को मैं दे के आता हूँ, बाकी ये तू बांट दे। वो बाकी कार्ड उसके हवाले करते हुए उठा था। शांते का कार्ड भी है इसमें, इसने शरारत से सवाल किया। हाँ, उसका भी है, दे देना उसे भी। वो पुरसकून सा जवाब देते हुए उठने लगा। यार, तूने जुल्म किया है बेचारी के साथ, तुझे सच में एहसास नहीं है वो तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, वरना एक ऐसी लड़की जो किसी को मुंह ना लगाए पूरे ऑफिस के सामने तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी, वो भी खुला। तू जालिम जुल्म कर रहा है इस मासूम के साथ, बेचारी तेरी मोहब्बत, एक मिनट में इस पर जुल्म कर रहा हूँ तो ये बात कैसे कह सकता है वारिस? क्या मेरी तरफ से इसके लिए कोई हाँ की गई थी? क्या इसकी मोहब्बत के जवाब में मैंने बाहें फैलाई थीं, या उसके जज्बात की पजीराई की थी? नहीं वारिस, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने एक दफ़ा भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए, वही अपने जज्बात लेकर वो मेरे पास आई थी, जिनको मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं अपने घरेलू जिम्मेदारियों में उलझा हुआ एक इंसान हूँ, मैं उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकता। मैंने उससे साफ अल्फाज में कहा था कि मैं बहुत प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ सकता, मुझ पर जिम्मेदारियां हैं, मैं इन चीज़ों को खुद पर सवार नहीं कर सकता। वो उसे देखते हुए जैसे पुरानी बातें याद दिला रहा था, और ये सब कुछ सच तो था। इसने सबके सामने इससे कहा था कि वो इसके जज्बात की कदर करता है, लेकिन मोहब्बत जैसी चीज़ों पर वो ना तो यकीन रखता है और ना ही वो इन चक्करों में पड़ना चाहता है। वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों में उलझा हुआ इंसान है, उसे भटकाना उसे भटकाया ना जाए। वो इसे देखते हुए उठकर खड़ा हुआ तो वारिस ने भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि वो बॉस के ऑफिस की तरफ चला गया था। अरे आओ यशब बेटा, कैसे हो? तुम्हारी तरफ से 2 छुट्टियों की एप्लीकेशन मिली थी, मुझे खैरियत तो है? इस तरह से अचानक छुट्टियों पे जा रहे हो? इन्होंने उसे देखते हुए अंदर बुलाया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर दाखिल होता इनके टेबल पर अपनी छुट्टियों की वजह रखने लगा था। तुम्हारी शादी हो रही है यशब, ये अचानक तुमने तो कानो कान खबर भी नहीं होने दी। वो उसकी शादी के कार्ड को उठाते हुए देखने लगे थे। जी सर, अचानक से हो रही है शादी, इसीलिए अर्जेंट छुट्टियों की एप्लीकेशन दी थी। इसने वजह बताई थी। सिर्फ 2 छुट्टियों की एप्लीकेशन? मुझे लगा तुम्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने मंजूर कर दी, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी के सिलसिले में तुम्हें छुट्टियां चाहिए। जी सर, दरअसल ऑफिस में इतना प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा ज़्यादा छुट्टियां लेते हुए। ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा तो फिर बाद में सोचा जाएगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो उन्होंने उसे बहुत उम्मीद से देखा था। नौजवान, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने मेरा अपना बेटा है। तुम बिल्कुल मेरी तरह इस कंपनी की भलाई सोचते हो, तुमने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को इग्नोर कर दिया, तुम नहीं जानते मेरे लिए ये बात कितनी अहमियत रखती है।
इंशाल्लाह मज़ीद 10 से 12 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। इसके बाद तुम लंबी लीव ले लेना और आराम से सुकून से अपनी शादी के अवलिन दिनों को एंजॉय करना। मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी पर इंशाल्लाह कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बस ये 10 से 12 दिन मेरा साथ निभाओ। वो उसे देखते हुए बोले तो उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया था। मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा। वो कार्ड इनके हवाले करता मुस्कुराकर कमरे से निकल गया था। जबकि इन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। वो उनका सबसे फेवरेट वर्कर था क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। उसके काम करने का अंदाज इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। देखो ये नंदों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिवाय शौहर के किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करना कि जल्द से जल्द जशब को अपनी तरफ कर लो। और इसकी माँ बहनें बड़ी चालाक हैं, तुम तो जानती हो ना मुझ पर क्या-क्या ज़ुल्म नहीं ढाए इन लोगों ने। इन लोगों के साथ सिर्फ चंद साल गुजारे थे, लेकिन इन चंद साल में मेरी ज़िंदगी हराम करके रख दी थी। अभी तो खुदा का शुक्र है इस घर में फारिया और फरवा नहीं है, वरना मुझ पर तो असल तशद्दुद इनकी तरफ से होता था। लेकिन फरियाल को बच्ची मत समझो, वो भी बड़ी मीसनी है। ऐसी चालाक औरतें हैं ना ये कि हद नहीं। यशब को तो अपनी बातों में फंसा के रखा हुआ है इन माँ बहनों ने। लेकिन तुम्हें अपने शोहर को अपनी तरफ करना होगा, जिस तरह से मैंने किया है। अब दुराब को देख लो, नाम तक नहीं लेता अपनी माँ बहनों का। मैंने भी तो इसे अपनी तरफ किया है ना। एक दफ़ा शोहर आपकी साइड पे हो जाए, बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं रहती। मैंने तो शादी के पहले महीने ही दुराब से घर का खर्चा भी अपने पास रखना शुरू कर दिया था। शुरू में बड़ा माँ-बहनें करता था, लेकिन मैंने इसको ऐसा अपनी उँगलियों के ऊपर चढ़ाया कि सारी ज़िंदगी उतर नहीं पाएगा। और तुम तो इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो, कम उम्र हो, एक मर्द को और क्या चाहिए होता है। तुम्हारी और यशब की उम्र में भी अच्छा खासा फ़र्क है। इसको अपनी मासूमियत के जाल में फंसा कर अपनी तरफ करो। अभी कौन-सा जाल? मेरे पास तो कोई जाल ही नहीं है, वो परेशानी से पूछने लगी थी, जबकि इरम तो सर पर हाथ मार के रह गई। वो कब से इसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो होंकों की तरह उसका चेहरा देख रही थी, जैसे इसकी किसी बात को समझ ही ना पा रही हो। पागल मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह तुम्हें यहाँ इतनी ज़रूरी बातें बता रही हूँ और तुम अहमकों की तरह सुने जा रही हो। क्या समझ में आया है तुम्हें अब तक मेरी बातों में? वो गुस्से से उसे पूछने लगी थी। यही कि फारिया आपी और फरवा आपी अच्छी नहीं है, फरियाल आपी भी अच्छी नहीं है और मामी भी अच्छी नहीं है, वो सब बुरी हैं। इन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया। वो इसकी उल्टी-सीधी बात तुम्हें बस यही कुछ समझ पाई थी। और इसकी पूरी बात सुनने के बाद इरम को यही लग रहा था कि वो कब से यहाँ बैठी सिर्फ अपना वक़्त बर्बाद कर रही है। जब से इसने घर छोड़ा था, ससुराल की बातें कम हो गई थी। इसके पास अब अपनी नंदों और सास की बुराई करने की कोई वजह ना रही थी। तो इसके सामने इसने खुलकर कभी अपनी सास और नंद को नहीं कोसा था। ये अलग बात थी कि उसने जब भी इन लोगों को याद किया था, बुरे लफ्ज़ों में ही याद किया था, लेकिन वो अपनी बहन को ठीक से सबक पढ़ाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि इसकी सास और नंदें कैसी हैं, लेकिन इसकी बेवकूफ़ बहन कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो बाहर यशब आया है, उसके लिए चाय-पानी का इंतज़ाम करो। शाकिर ने दरवाज़ा खटखटाकर बहनों से कहा था। वो क्यों आया? इस तरह खैरियत तो है ना? आज तो मेहंदी थी ना? उसके घर में वो परेशानी से पूछने लगी थी, जबकि अर्शम खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। हाँ, अब्बा ने बुलाया था इससे। वो जहेज़ में गाड़ी देंगे ना, तो अब्बा चाहते थे कि वो खुद गाड़ी पसंद कर ले। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, अब्बा ने जहेज़ में उसके उसके वक़्त पर भी गाड़ी दी थी, जो आज भी दुराब के इस्तेमाल में थी और शायद वो अर्शम के लिए भी इस तरह का कुछ देना चाहते थे, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, तब दुराब के अब्बा हयात थे और उन्होंने कहा था कि वो कोई जहेज़ नहीं लेना चाहते। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी के नाम गाड़ी दी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बिल्कुल खाली रुख़सत नहीं करना चाहते थे और इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा था। फूफा जी आप बताइए, आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया है? आपको पता है घर में रस्म चल रही है। अम्मी तो मुझे घर से नहीं निकलने दे रही थी। जब बताया कि आपने बुलाया है तो तब जाके इजाज़त मिली। वो इन्हें देखते हुए कहने लगा था। हाँ बेटा, बस गाड़ी मँगवाई है, थोड़ी देर में आती होगी। मैं चाहता था कि तुम एक दफ़ा गाड़ी चेक कर लो और इसे पसंद कर लो। मैं चाहता था कि गाड़ी तुम्हारी पसंद की हो। वो इसे देखते हुए बोले, क्या मतलब आपका? मैं क्यों गाड़ी पसंद करूँ और ये गाड़ी वाला क्या सीन है? वो परेशानी से पूछने लगा था। बेटा वो तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि हमें किसी फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेटी को अपनी खुशी से बेशक 2 जोड़ों में रुख़सत कर दें। इसीलिए मैंने सोचा जिस तरह दुराब को मैंने जहेज़ के नाम पर गाड़ी तोहफ़े में दी थी, इसी तरह तुम्हें भी दूँ। वो तो इस्तेमाल भी हो जाएगी और ज़रूरत के वक़्त काम भी आ जाएगी। अच्छा आपकी बेटी को गाड़ी चलानी आती है? वो भी बोल ही रहे थे कि वो इनकी बात काट गया।
नहीं बेटा, ऐसे कहाँ आता है, वो तो डरती रहती है इन सब चीज़ों से। वो मुस्कुराते हुए बोले थे, मतलब आपकी बेटी इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर ये गाड़ी वाले चक्करों में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो मज़ीद लंबी बात किए बगैर जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता था। नहीं बेटा, इसे नहीं आता तो क्या हुआ, तुम्हारे काम, माफ़ कीजिएगा फूफा जी, जहेज़ बेटियों को दिया जाता है, दामाद को नहीं। अगर वो चीज़ आपकी बेटी के किसी काम की नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल क्यों करूँगा? मुझे अपनी काबिलियत पर इतना यकीन तो है ही कि आपकी बेटी को कभी पैदल आपके घर तक नहीं नहीं लाऊँगा, और अगर हिम्मत हुई और खुदा की रज़ा हुई तो अपनी गाड़ी भी ले लूँगा। मुझे ये जहेज़ के नाम पर गाड़ी नहीं चाहिए। बाकी आप अपनी बेटी को वो चीज़ दीजिए जो इसकी ज़रूरत है। बाकी मेरी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे घर में हर चीज़ मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं है फ़ज़ूल की फ़ॉर्मेलिटीज़ की भी की। मुझे जहेज़ में आपकी बेटी का अच्छा किरदार और आला तरबियत चाहिए। बाकी इसका अच्छे अखलाक मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला था, बेटा चाय बन रही है। उसके उठने पर वो अचानक बोले थे, अब आना-जाना लगा ही रहेगा फूफा जी, चाहे किसी और दिन सही, फ़िलहाल मुझे वापस जाना है। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया था, जबकि फूफा जान वहीं बैठे दुराब और यशब में फ़र्क कर रहे थे। लग गई मेहंदी आपके हाथों में? अब आप एक तरफ होकर बैठ जाएँ, तब तक मैं बाकी सब लोगों को मेहंदी लगाती हूँ। वैसे ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है कि दुल्हन को पहले मेहंदी लग गई है, बाकी सबको बाद में लगेगी। पार्लर वाली अपना असल काम ख़त्म करते हुए उसे कहने लगी थी। हाँ, बस शुक्र है दुल्हन को लग गई ना, अब सबको बाकी आहिस्ता-आहिस्ता लगवा देना। तुम जाओ अब्बू को मेहंदी दिखा कर आओ, तब तक मैं बाकी सबको निपटाती हूँ। अब्बू बेचारे तो सुबह से ही तुम्हें रुखसत करने के दुःख में आधे हुए जा रहे हैं। जाओ इनके पास बैठो जब तक मेहंदी सूखती है, फिर तुम्हें मेहंदी की ब्राइड बनाना है। इसके बाद रस्म शुरू होगी। इरम इसे उठवाते हुए खुद बैठ गई थी, जबकि वो भी सिर्फ सर हिलाते कमरे से निकल आई थी, वरना यहाँ इतने बच्चे थे कि कोई ना कोई इसकी मेहंदी खराब कर देता। वो अपनी ही धुन में कमरे से निकलता बाहर की राह लेने का इरादा रखता था, जब तेजी से सीढ़ियाँ उतरता नाजुक सा खुशबू में सजा वजूद उससे टकराया था। इसने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से रोका था, जबकि वो दोनों हाथ पीछे की तरफ लटकाकर आंखें बंद किए बस गिरने वाली हो गई थी। हाथों और पैरों को पूरी तरह से मेहंदी में कवर किया गया था। इसने अपनी शलवार के पोंचों को काफ़ी ऊंचा करके रखा हुआ था ताकि उसकी मेहंदी खराब ना हो, जबकि हाफ स्लीव से भी थोड़ी छोटी आस्तीनों को मेहंदी से पूरी तरह से कवर किया गया था। वो दोनों हाथ पीछे को लटकाए आंखें बंद किए हुए जैसे ही बस अपनी मेहंदी पर बचाने की कोशिश में थे। इस वक़्त इसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं थी कि अगर वो गिर गई तो इसके हाथ-पैर टूट सकते हैं। इसे बस ये पता था कि अगर इसकी मेहंदी ख़राब होगी तो उसकी शादी ख़राब हो जाएगी। जबकि यशब खामोशी से उसका चेहरा देख रहा था, इसके लरज़ती पलकें, काँपते लब इसे इसके चेहरे से जैसे बाँध गए थे। दुनिया जहाँ की मासूमियत जैसे इसके चेहरे पर आ सजी थी। इसका दिल अजीब से अंदाज़ में धड़का था, लेकिन इसकी निगाहों की लर्ज़िश और आँखें खोलने की कोशिश पर वो अगले ही लम्हे सीधा होता इसे भी सीधा कर गया था, जबकि सीधा होते ही वो अपनी आँखें खोले एक नज़र उसे देखते ही हड़बड़ा सी गई थी। आप इसकी ज़ुबान इसका साथ देने से इनकारी थी, जबकि इसके लड़खड़ाते लहजे पर न जाने क्यों इसके लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे वो बड़ी सफाई से छुपा गया था। चलने की तमीज़ नहीं है तुम्हें, इस तरह से कौन उतरता है सीढ़ियों से? आँखें माथे पर रखी हुई हैं, वो भी बंद करके, कि नज़र नहीं आता कि सामने से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लूली लंगड़ी बीवी नहीं चाहिए मुझे। वो अचानक ही अपने इस अंदाज़ में आ गया था, जिसमें वो अक्सर उससे मुखातिब होता था। नहीं वो भाई हूँ मैं तुम्हारा, कल निकाह हो रहा है तुम्हारा मेरे साथ। अब की दफ़ा वो इसकी बात काटते हुए ज़रूरत से ज़्यादा सख्त लहजे में गोया हुआ था। नहीं वो मैं तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं बताया कि तुम हकलाती हो। इस तरह का धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब की दफ़ा उसके लहजे में कुछ और भी था। सामने खड़ी अरशम ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं मैं हकलाती नहीं हूँ। वो डर गई थी। मैं हकलाती नहीं हूँ। वो सीढ़ियों से उतर गई थी। गिरने वाली थी तो डर लग गया था। मैं अब्बू को मेहंदी दिखाने जा रही थी। वो हड़बड़ाहट में क्या बोल रही थी उसे खुद भी पता नहीं था। यहाँ तक कि अपनी बाहें तक उसके सामने फैला दी थी, जबकि इसकी मासूमियत भरी आवाज़ से निगाहें चुराते हुए वो इसकी नाजुक मरमरी बाहें देखने लगा था, जहाँ हाथों के बीचों बीच हथेली पर उसका नाम बड़े हक से लिखा गया था। उसका दिल बुरी तरह से धड़का था। इससे पहले कि वो मज़ीद इसकी अदाओं से घायल होता, वो हाथ पीछे हटा गई थी। मैं हल्काती नहीं हूँ, सच्ची में मैं बिल्कुल ठीक से बात करती हूँ। वो सर झुकाए बोलती है, इसे अपना यकीन दिला रही थी। जब उसे एहसास हुआ और आंखें बंद किए खड़ी है, वो 2 दिन पहले इसकी आंखों में आंसू देखकर
نہ جانے سے کیا ہوا تھا کہ اچانک ہی وہ شادی پر تیار ہو گیا، اور اب انہیں پلکوں کے جھالر گرائے وہ اس کی دھڑکنوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ 2 منٹ کی ملاقات اس کے دل کی دنیا پر بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مزید جہاں رکنے کا مطلب تھا اس جادوگرنی کے سحر میں گرفتار ہونا، اور وہ اس طرح کی گرفتاری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، تو پھر تو ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ فاریہ اسے مہندی لگاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مہندی کی رسم بہت لمبی چوڑی نہیں کی تھی، چند ایک خاندان کے لوگ تھے اور باقی اس کی فیملی کے ہی بس دوست وغیرہ تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وارث اس کی اچھی خاصی بینڈ بجا کر گیا تھا، اور اب فاریہ اور فروا اس سے جاننا چاہتی تھی کہ سسر صاحب نے گھر پر ملاقات کے لیے کیوں بلایا تھا۔ ہاں بالکل ملاقات ہوئی تھی، اگر میری باہوں میں ہاں بالکل ملاقات ہوئی تھی، آ کر میری باہوں میں گری تھی، مجھے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، ہتھیلی کے بیچ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل سچ سچ بول رہا تھا، جبکہ فروا اور فاریہ دونوں ہی منہ بنا گئی تھی۔ ہاں ایسی ہی کوئی تمہاری لو میرج ہے نا کہ وہ آ کر تمہیں اپنی ہتھیلی کے بیچوں بیچ نام دکھائے گی۔ وہ دونوں ہی یقین نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا، کیونکہ وہ تو سچ بول رہا تھا، کوئی یقین کرے یا نہ کرے۔ لو میرج نہ صحیح لیکن میرج تو ہے نا، وہ بولا، جبکہ وہ دونوں ہی اگنور کر گئی تھی۔ ویسے آواز کتنی معصوم ہے نا، بالکل بچوں جیسی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات کر رہا ہو۔ اس کی آواز چھوڑو، اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، بالکل جادوگرنی جیسی۔ فروا نے فاریہ کو مخاطب کیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ چند دن پہلے والا منظر گھوم کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں نے ہی تو قیامت برپا کی تھی۔ یار بس وہ ارم جیسی نہ ہو۔ فروا کے لہجے میں ایک اداسی سی ذرا آئی، اس کی آنکھوں کا سحر ٹوٹا تھا۔ اللہ کرے نہ ہی ہو، جتنی معصوم دکھتی ہے ویسی ہی ہو، مجھے تو ارم کی طرف سے ڈر ہی لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سی پٹیاں پڑھا کر بھیجے گی اسے۔ چھوٹی ہے، بچکانہ ذہن ہے، نہ جانے اپنے ذہن میں ہمارے لیے کیا کیا لے کر آئے گی۔ ارم کی چال بازیاں نہیں بھولتی، وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں اس کی معصوم شکل کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کا دماغ بھی آ رہا تھا۔ اگر سیرت اچھی نہ ہو تو وہ صورت کا کیا کرے گا؟ اگر وہ بھی اپنی بہن کی طرح نکلی تو؟ اس کے ذہن سے ایک لمحے کے لیے ارشم کا سارا حسین روپ نکل گیا تھا، اس کی آنکھوں کا حسن، اس کے چہرے کی معصومیت، وہ لہجے کی خوبصورتی، سب کچھ مند پڑنے لگا تھا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو آپی، وہ بے شک اپنی بہن کا دماغ لے کر یہاں آئے، لیکن یہاں رہے گی میرے مطابق، اسے اپنی زندگی میرے مطابق گزارنی ہوگی۔ اس کی بہن کی چال بازیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ اگر اسے میرے ساتھ گھر بسانا ہے تو اسے میرے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا، جب محلے کے لوگ باری باری آ کر اسے مہندی لگانے لگے۔ رسم ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن رونقیں ساری رات ہی لگی رہی تھی۔ وہ لوگ صبح صبح ہی نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، کیونکہ نکاح ان کے گھر کے پاس والی مسجد میں ہی ہونا تھا، اور مولوی صاحب نے 11 بجے کا وقت دیا تھا۔ اسے حق مہر کو لے کر تھوڑی سی پریشانی تھی، جس کا ذکر اس نے کل ہی پھپھا جان کے سامنے کر دیا تھا۔ اس نے انہیں واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی بات پر کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ کیا جائے، جس پر انہوں نے یقین دلایا تھا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ وہ وائٹ کلر کے سادہ سے شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنے مولوی صاحب کے دائیں سائڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ سامنے پھولوں کا پردہ تھا، عورتیں دوسری سائڈ پر تھیں، اور اسے ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بس تھوڑی سی نظر آئی تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجا، اس نے حیرت سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے شاندے کے نمبر کو دیکھا تھا۔ یہ شاندے اسے اس وقت فون کیوں کر رہی تھی؟ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے فون اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم شاندے، ہاں بولو، تم نے فون کیوں کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ جب بھی اسے فون کرتی تھی تب وہ اس کا رونا دھونا ہی ہو رہا ہوتا تھا، اس لیے اسے یہی لگا تھا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ نہیں، جب امیدیں ختم ہو جائیں تب مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ آج تمہارا نکاح ہے نا، شادی مبارک ہو یشب، سوچا سب تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، تمہارے نکاح میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک میں نہیں ہوں تو میں تمہیں فون کر دیتی ہوں، یقیناً میرا فون کرنا تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف تھی، جسے یشب نے محسوس کیا تھا۔ خیر مبارک، اگر تم شرکت کرتی تو مجھے اچھا لگتا، لیکن اچھا ہی ہوا کہ تم نے شرکت نہیں کی، کیونکہ ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کی موجودگی تکلیف کا باعث بنے۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس شخص کو تمہارے والدین نے تمہارے لیے چنا ہے وہ تمہارے حق میں اچھا ثابت ہو، اور اب کی دفعہ بھی اسے کسی طرح کی کوئی امید نہیں دے پایا تھا، وہ اس کے دکھ میں اس کا سہارا نہیں بن سکتا تھا۔ شکریہ، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ویسے بھی پہلی محبت بھلائی نہیں جاتی، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو، وہ لڑکی جو بھی تم ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ فون رکھتے ہوئے بولی تو اس نے بھی سادہ سے الفاظ میں سے الوداع کہہ دیا تھا، اور شاندے جانتی تھی کہ اس دفعہ والا یہ خدا حافظ ہمیشہ کے لیے ہے۔
लिखा बहुत सादगी से हुआ था। हक महर में इन्होंने उसके कहे के मुताबिक कुछ जेवरात और रकम लिखवाई थी जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, इसीलिए निकाह बिना किसी तरह की बदमर्जी के हो गया था। लेकिन उसे महसूस हुआ था कि निकाह नामे पर हक महर के लिए शाकिर और उसकी माँ ने काफ़ी एतराज़ ज़ाहिर किया है, जिससे आशिम के वालिद ने कोई अहमियत नहीं दी। निकाह के बाद बीच से पर्दा हटा दिया गया था। उसने बस एक नज़र सामने बैठी इस नाजुक सी दोशीदा को देख रहा था, जो लाइट पिंक कलर के खूबसूरत से जोड़े में कन्फ्यूज़ सी बैठी हुई थी। अम्मी के इशारे पर वो अपनी जगह से उठता हुआ उसके करीब आया और इसके सर पर से पर्दा हटाता इसके माथे पर अपने हक की पहली मोहर सब्त कर गया था। उसने सामने पड़ी मिठाई की प्लेट से मिठाई का छोटा सा टुकड़ा निकालते हुए उसने उसे खिलाते हुए इसकी कान में सरगोशी की थी। निकाह मुबारक हो मिसेस यशब अहमद। उसने बड़े हक से उसे निकाह की मुबारकबाद दी थी, जिससे सामने वाली ने किस तरह से कबूल किया था ये वही जानती थी। हाँ, लेकिन उसने यशब को कोई मुबारकबाद नहीं दी, जिसका हिसाब वो बाद में लेने वाला था। हाँ, लेकिन इसके काँपते वजूद को महसूस करके वो पीछे को हटता हल्का-सा मुस्कुराया था। सब बारी-बारी उससे मिलकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। काफ़ी खूबसूरत-सा माहौल बना हुआ था। हर तरफ सुकून ही सुकून था। शादी कल थी, बारात कल आनी थी, तो मज़ीद थोड़ी ही देर में इन लोगों को वापस चले जाने का इरादा था। क्या बात है यार, तू तो एक ही दिन में शादीशुदा हो गया, मेरा मतलब है निकाहशुदा हो गया। कल तेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं इस मोहल्ले में अकेला कंवारा रह जाऊँगा। वारिस इसके साथ इसके कमरे में बैठे हुए बोल रहा था, जबकि वो इसकी बातों पर हंस रहा था। तो तुझे किसने कहा है कंवारा रहने के लिए? तेरी अम्मी तो 1000 दफ़ा तुझे कह चुकी हैं कि रिश्ते देखने चल, तू जाता ही नहीं है इनके साथ। पता नहीं कहाँ पर दिल लगाकर बैठा है, वो भी सिर्फ इजहार अफसोस ही कर सकता था जब फरियाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। बैठ मैं चाय लेकर आता हूँ। वो दरवाजे के पास से जाते वो के पास से चाय पकड़ता फरियाल को वहीं से भेज चुका था, जबकि हमेशा की तरह वो इसकी एक झलक देखने से भी महरूम रह गया था। वो इसका यार था, इससे बचपन से जानता था, लेकिन इसके दिल का हाल नहीं जान पाया था और ना ही वारिस कभी इसे बता पाया था, क्योंकि वारिस को बस इतना ही पता था कि फरियाल की मंगनी बचपन में ही हो चुकी है और इसकी शादी शाकिर नामी आदमी से होनी है और इससे ज़्यादा वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। और बस इसी जगह वो अपने तमाम तर जज़्बातों का गला घोंट देता था। चाय का कप उठाते हुए इसने अपने लबों से लगाया था। यार, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। वो बोला तो यशब की हँसी निकल गई थी। बेटा, ये दुनिया की लड़कियाँ तेरे काबिल नहीं है, तो जन्नत की हूरों का इंतज़ार कर। बेगैरत, मुझसे भी 2 साल बड़ा है तू। वो इसे शर्म दिलाते हुए बोला था, जबकि वो मज़े से हँसता चाय एन्जॉय करने लगा। कल पार्लर शार्लर जाकर दूल्हा बनेगा या घर में ही बनेगा? वैसे तुझे पार्लर वाले झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना सोना मनमोहना है तू, लेकिन दूल्हे का थोड़ा रूप स्वरूप होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तेरी अपॉइंटमेंट लड़की नहीं हूँ मैं। मुझे पार्लरों में जाने की ज़रूरत नहीं है यार। ऐसे ही जाऊँगा और दुल्हन लेकर आऊँगा। और वो इसकी बात काटते हुए बोला तो वारिस ने कंधे उचकाए थे। वैसे जानी, मैं सोच रहा हूँ शांदे बहुत रो रही होगी इस वक़्त। थोड़ी देर के बाद इसे फिर से शांदा नामी दौरा पड़ा था, जब ऋषभ ने इसे घूर कर देखा। खैर, रोने दो, मुझे क्या, वो कौन-सा मेरी भाभी है? मेरी भाभी तो आशिम है ना? वो इसकी घुरी पर बोला तो ऋषभ का बेसाख्ता कहका कमरे में गूंजा था, जिस पर वो भी कहका लगाकर हँस दिया। इन सब लोगों की तैयारी खत्म होने में नहीं आ रही थी, जबकि तीनों बहनों ने मिलकर न जाने कौन-कौन सी रस्में करके इसे लूटा था। सेहराबंदी से लेकर कड़ोली की रस्म तक। ये पता नहीं कौन सी रस्म है, पहली बार सुन रही हूँ मैं नाम। सेहराबंदी से लेकर कड़ोली की रस्म तक वो अच्छा खासा थक चुका था, जबकि इसकी बहनों ने पता नहीं कौन-कौन सी रस्में निकाली थी। वो तीनों तो सुबह-सुबह पार्लर से तैयार होकर आई थी, जबकि जो दूल्हा था वो आराम से बैठा हुआ था। इसे मेहंदी का दूल्हा फरवा ने अपनी फरमाइश के मुताबिक बनवाया था, जबकि बारात का दूल्हा फारिया ने अपनी फरमाइश के मुताबिक बनाया था और कल वलीमे पर ऐसी ही ख्वाहिशात फरियाल भी रखती थी। खैर, इसकी बहनों की ख्वाहिशें थीं जिससे ना तो वो मुकर सकता था और ना ही इसे कोई एतराज़ था। दुराब और ज़रियाब के टाइम तो इसकी बहनों ने कोई फ़रमाइश तक नहीं की थी, लेकिन उसके वक़्त वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। इससे कहीं ज़्यादा तो इसकी बहनें खुश थीं। ये अलग बात थी कि दुल्हन इनकी पसंद की नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई की खुशी को बहुत अच्छे से मना रही थी। तकरीबन 10 बजे के आस-पास बारात इनके घर से निकल गई थी। बारात का वेलकम बड़े ज़ोरों-शोर से किया गया था। यहाँ से मेहमान बेशक कम थे, लेकिन सामने वाले घर से में मेहमानों की बड़ी फ़ौज थी। बारात बेशक छोटी-सी थी, लेकिन इनके घर में मेहमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने अपने सारे रिश्तेदार बिरादरी को शादी पर इनवाइट किया हुआ था। इसके अब्बा के 2 भाई थे, जिन्होंने शिरकत अपनी बहन की तरफ से की थी। बाकी अम्मा के ख़ानदान में ज़्यादा लोग थे ही नहीं। वो अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए
دور پار کے لوگ شامل تھے، خونی تعلق کافی کم تھے، ایسے میں ان کی طرف سے مہمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، چند ایک اس کے دوست اور آفس کے ورکر تھے، لیکن ان کا ویلکم بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ دروازے پر ہزاروں رسمیں نبھائی گئیں جس میں ارم ہر رسم کرنے میں آگے آگے تھی، خاص کر وہ رسمیں جن میں تھالیاں پیسے لیتی، ان رسموں کو وہ کافی شوق سے ادا کر رہی تھی۔ حالانکہ یشب اور ارم میں زیادہ بات چیت نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کافی شوق چنچل تھی، اس کی سالی بنی رسموں میں حصہ لے رہی تھی، جبکہ چہرے پر نرم سے مسکراہٹ سجائے وہ اس کے ساتھ ساری رسمیں کرنے پر مجبور تھا، اور آخر کار اسے اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا جب ارم نے اس کی جگہ پر قبضہ جماتے ہوئے اس سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ میرے خیال میں ارم بھابی آپ آلریڈی بہت پیسے لے چکی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کا، بس کر دیں، وارث نے اسے دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں ارم بس کر دو یار، اور کتنا لوٹو گی میرے بھائی کو، دراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ انداز میں شوق پان تھا، لیکن نہ جانے کیوں یشب مسکرا تک نہ سکا تھا۔ اس کا بھائی دکھاوے کے لیے رشتہ نبھا رہا تھا اور اسے اس طرح دکھاوا نہیں کرنا تھا، اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر وارث کو تھمائی تھی۔ ایسے وقت میں وہ سچ مچ میں اس کا بھائی بنا ہوا تھا۔ آپ تو رہنے دیجیے، زیادہ طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کی، میں اپنی بہن دے رہی ہوں، مفت میں نہیں دوں گی، 50,000 روپے میں دوں گی، میری بیوی کوئی مال نہیں ہے جسے آپ 50,000 روپے میں بیچیں گی بھابی جی، وہ میری عزت ہے، میں اسے مفت میں لے کر بھی نہیں جاؤں گا، اپنا نام دے کر لے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی اور اس کا پیسے مانگنے کا انداز اسے آگ لگا گیا تھا، جسے ارم کے ساتھ ساتھ دراب نے بھی محسوس کیا تھا۔ حالانکہ دراب نے تو اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانا بھی بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ ارے ارے، اتنی خوبصورت ماحول کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھابی، آپ کو 50,000 چاہیے، یہ لیں 50,000 روپے، اور یہ لیں 50 روپے، یہ لیں 1,000، ہو گئے پورے 50,000۔ اب اٹھے یہاں سے، ہمارا دلہا کب سے کھڑا ہے، مزید اسے کھڑا نہیں رکھنا ہم نے، ہمارے بھائی کی سیٹ خالی کر رہے ہیں۔ وارث نے آگے بڑھتے ہوئے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر ارم نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو کافی سختی اور ناراضگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً اس کی فضول بات انہیں بھی بے حد فضول لگی تھی۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں غصہ دیکھ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، لیکن انداز ناراض ہونے والا ہی تھا، لیکن اس کی ناراضگی کی پرواہ صرف اس کا شور کرتا تھا۔ ہر کسی نے اسے منانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا، اسی لیے کرسی خالی ہوتے ہی وہ پرسکون سا اپنی بیوی کے ساتھ براجمان ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔